Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Vath। देखिए ऑपरेशन रिसर्च के हम लोगों ने चैप्टर 2 और 3 निपटा लिए थे, दोनों एक ही एक वीडियो में हो गए थे। बट द चैप्टर इज इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ इज द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। ओके, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट चैप्टर इज़ द लास्ट चैप्टर विच इज़ गेम थ्योरी। तो सबसे बड़े चैप्टर पे हम लोग बात करने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में निपटा दूँ, लेकिन मुश्किल है, देखते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं, 40 के अराउंड हैं। लेकिन देखिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें मेथड्स हैं। यू कैन सी दैट हियर कि पहले तो सबसे बड़ा आपका सिंप्लेक्स है, उसी का ऑप्टिमैली लिख दिया मैंने। ऑप्टिमैलिटी होता है, ऑप्टिमैलिटी, ठीक है, सही कर लीजिएगा, गलतियाँ हो जाती हैं, देखते हुए भी गलती हो जाती है, ठीक है। होता है ना कई बार, एक चीज़ कई घंटों तक करते रहिए तो फिर आंखों के सामने से दिमाग चलना बंद हो जाता है। बिगम मेथड, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, प्राइमल, डुअल, डुअलिटी, डुअल सिंप्लेक्स मेथड, ये सारे मेथड्स यहाँ पे हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो नए हैं वो जान लें कि ये एक सीरीज़ चल रही है ऑपरेशन रिसर्च की। 3 किताबों को मैंने पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया, उसके साथ बाद में उनका एमसीक्यू पढ़ाया। लेकिन ये एक किताब ऐसी है ऑपरेशन रिसर्च जिसका चैप्टर के साथ साथ चैप्टर का पूरा डिस्कशन ले रहा हूँ मैं, और उसके साथ साथ उसका एमसीक्यू भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और, इन सब के एमसीक्यू ख़त्म होने के बाद आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक स्टार्ट होने वाली है हर एक बुक की, ठीक है। तो वो आपको अगले ही कल से मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 2-2 यूनिट करके मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें, ठीक ना। चलिए, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग सरप्लस और स्लैक वेरिएबल। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या ऐड किया मैंने। देखिए एमसीक्यूज़ हैं काफ़ी, जितने हैं सारे आप ऐड कर दिए मैंने, 40 के अराउंड है, ठीक है। देखिए, ओके, यहाँ पे हम लोग को अपना पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। सो पहला पॉइंट इस चैप्टर का है स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखिए हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स होते थे बच्चों, कंस्ट्रेंट में हमारी इनइक्वालिटीज़ होती थी। इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्व होती थी, या तो ग्रेटर देन इक्वल या तो लेस देन इक्वल, ऐसा कुछ होता था। इन सब को कन्वर्ट करना होता था, होता है अगर हमें इक्वलिटी में। सो एट दैट टाइम वी मस्ट यूज़ स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। अब ये कैसे ऐड होते हैं मैं आपको देखिए एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास x1 + x2 एक हमारे पास कंस्ट्रेंट है जो कि लेस देन इक्वल टू 2 है। इसको इक्वल बनाने के लिए देखिए, इसका मतलब ये है कि जो राइट हैंड साइड वाला है वो बड़ा या बराबर है। तो इसे इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इक्वल बनाने के लिए हमें लेफ़्ट में कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ऐड जब कुछ करेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे ना। मान लीजिए हमने लिखा x1 + x2 प्लस कुछ ऐड करना पड़ेगा। मान लेते हैं हमने एक s1 वेरिएबल ऐड कर दिया। s इसलिए लिखा क्योंकि s फॉर स्लैक और s फॉर सरप्लस। अब s1 मैंने ऐड किया तो जा करके ये इक्वल टू 2 हो गया, मान लेते हैं, ठीक। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, फिर समझाऊंगा दोनों में से दोनों है क्या। एक एग्जांपल और देखिए कौन सा। अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ, मतलब ऐसे लिख दूँ, लाइक मान लीजिए 2x1 + 3x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लेते हैं 8, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड बड़ा हो गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ माइनस कर देंगे। हमें जो भी करना है वो लेफ़्ट में ही करना है, राइट में कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमने क्या इसमें s2 माइनस कर दिया, ठीक है। दोनों में s1 क्यों नहीं लिख दिया, इसलिए क्योंकि एक में ऐड हो रहा है, एक में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और दोनों के अलग अलग नेम है, इसलिए ऐसा लिखा मैंने। अब जब देखिए, जब आप कोई भी वेरिएबल ऐड करते हो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड, तो उसका स्पेशल नाम होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्लैक वेरिएबल। मतलब ये वाला जो है वेरिएबल आप अगर ऐड करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल, याद रखिएगा, ठीक है, स्लैक वेरिएबल। और अगर आप क्या करते हो, किसी वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या, सब्ट्रैक्ट, याद रखिएगा, एमसीक्यू है इसका, इसे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल। कई सारे एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चंस में आपको s1 की जगह पे इसी के जैसा x1 x2 x3 लिख देगा, और इसकी जगह पे मान लो x3 लिख देगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिख सकता है,
वैसे S1 S2 करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम लोग की बात जो है वो जल्दी से समझ में आए। ठीक है, तो ये थे सरप्लस और स्लैक वेरिएबल्स। बात क्लियर हो गई? ठीक, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट और जो कॉन्सेप्ट है वो है सिंप्लेक्स मेथड। उसको पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन करते हैं, उसमें जितने भी बाउंडेशन हैं उन सबको समझते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने भी चाहे सरप्लस हो चाहे स्लैक हो, ये दोनों के दोनों वेरिएबल जो होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होते हैं, मतलब नॉन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आइए सिंप्लेक्स मेथड पे। सिंप्लेक्स मेथड क्या है? एक सिंप्लेक्स मेथड एक तरह का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, प्रोसीजर है। ठीक है, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग की एक फंडामेंटल थ्योरम की तरह वर्क करता है। क्या होता है ये? एक सिस्टमेटिक, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। सिस्टमेटिक होगा ये एल्गोरिदम इसमें। ठीक, उसके बाद हमें क्या देता है ये? हमें ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है, जैसे कि हम लोगों ने ग्राफ मेथड से निकाला था। ठीक, दूसरी बात क्या करता है? हमारे इसमें एक तरीके से ट्रायल से काम चलता है। ट्रायल करता है, फिर उसे इम्प्रूव करता है एंड गिव्स यू द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, ये छोटी छोटी बात है। ठीक है ना? अच्छा, हमें क्या करना होता है? ये करता क्या वैसे? जो पॉलीगॉन बनता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, किस कॉर्नर पे ये बेस्ट वैल्यू देगा उसे चेक करता है। तो पहले से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, तीसरे से चौथे पे गया, चौथे से पहले पाँचवें पे गया, फिर वापस से हमको पहले पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक चेक कर लेता है। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें ये चेक करते रहता है। ठीक है, अब देखिए ये मेथड क्या है। ये तो छोटी छोटी इसकी बातें हो गई। मेथड क्या है हम लोग किससे समझेंगे? इसके एक क्वेश्चन से समझेंगे। और क्वेश्चन में उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब समझ लेंगे। चलिए तो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करना है। एलपीपी को मैक्सिमाइजेशन दे रखा है z इक्वल टू इतना, और हमारी दो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। ठीक है, ये एस टी का मतलब सच दैट भी कह सकते हो और सब्जेक्ट टू भी कह सकते हो। एक बात यहाँ पे देखिए, कुछ कुछ चीज़ें इसकी जितनी भी फैक्ट्स हैं सारी की सारी आपको दिमाग में रखनी है। सारी मैं बताता चलता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो होगा राइट हैंड साइड में, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव, या सिंपल सा ये बोलो, मैंने नॉन नेगेटिव का मतलब तो जीरो भी हो गया ना, फिर जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो जीरो होने का कोई फ़र्क भी नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आप सीधे सिंपल कह दो कि पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 का, पॉजिटिव करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात ध्यान सुनिएगा, हमें क्या करना है इसमें? पहले इसको लेस देन इक्वल टू को हटाना है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। हम क्या करने वाले हैं? चेंज करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, चेंजिंग इनटू। एक क्वेश्चन समझेंगे, बेटर तरीके से समझेंगे, भले पूरा टाइम इसी में लग जाए। ठीक, एकदम प्यार से समझेंगे। चेंजिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम संयम से देखेंगे ना, तभी एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा दो भी लगभग 10 से 12 पेज इसी में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आइए तो हमने क्या किया भैया? मैक्सिमाइजेशन जेड को पहले हमने चेंज किया। सरप्लस और स्लैक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी हमको यहाँ पे। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया? 7x1 प्लस, एक सेकेंड, बड़ा ही बदसूरत सा लग रहा है, कलर चेंज करता हूँ। 7x1 प्लस 5x2 प्लस 0s1, सरप्लस और स्लैक जो भी है दोनों ऐड कर दिए गए। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या होंगे? कंस्ट्रेंट हमारे x1 प्लस 2x2, यहाँ पे दोनों लेस देन है, तो लेस देन इसका मतलब 6 ग्रेटर हो गया पहले वाले में, तो यानी हमें क्या करना है? लेफ्ट में ऐड करना पड़ेगा। और जब आप ऐड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ऐड करते तो कौन सा वेरिएबल होता है? स्लैक वेरिएबल होता है ना ऐड करने पे। ठीक है, अच्छा दूसरे में भी ऐड करना पड़ेगा, तो S2 हमारा यहाँ पे S2 भी हमारा स्लैक वेरिएबल है। ये S1 S2 से मतलब नहीं है, अगर ऐड होगा तो स्लैक होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो
सर प्लस होगा, तो S1 S2 से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ 2 लाने थे, इस वजह से ऐसे लिख दिए गए। 2 बनाने थे ना भाई, 2 इक्वेशन है तो दोनों में लिखने पड़ गए हमको। चलेगी बात। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे x1 हो चाहे x2 हो चाहे S1 हो चाहे S2 हो, ये सब के सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद सिंप्लेक्स टेबल बनेगी। ठीक है, ये स्टेप 1 था हमारा, स्टेप 1 कवर हो गया। स्टेप 1 में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। क्या हो गया हमारा, स्टेप 1 हो गया। ठीक, इतना क्लियर है। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट रखना है आपको। ठीक, आगे देखिए, आ जाइए स्टेप 2 में। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या बनाने वाले हैं, सिंप्लेक्स टेबल। अब सिंप्लेक्स टेबल का ही काम है इसके बाद, और इसमें कई सारे हमारे अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे, तो समझिए क्या क्या करना है। ठीक, देखिए हमें सबसे पहले लिखना है CIJ। ठीक है, CIJ हो गया, और CIJ में के 2 पार्ट हैं इधर उधर, बेसिक वेरिएबल और उनका कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल का कॉस्ट। ठीक, अच्छा अब इसको हम लाइनिंग कर रहे हैं। ये हो गई लाइनिंग हमारी, ये हो गई लाइनिंग हमारी, ये हो गई लाइनिंग हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा बेसिक CB कौन, और देखिए ये एक और लाइनिंग हो गई। ये हमारा हो गया x1 x2, टोटल कितने वेरिएबल हैं, S1 और S2। इधर भी आपका आ गया XB, और आ गया रेशियो भी बनाना है हमें इसमें, सही रहेगा XB अपॉन XI। I फॉर I का मतलब इनकमिंग वेक्टर। अभी सब समझते हैं। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है। क्या क्या वैल्यूज़ लिखनी है, जो हमारा z फंक्शन था, मैं थोड़ा सा लिखना चाह रहा था उसको, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, सही रहेगा। ठीक है, z जो हमारा फंक्शन था वो क्या था, z था हमारा 7x1 प्लस 5x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। तो यहाँ पे जो CIJ लिखा हुआ है, CIJ के सामने जो होगा, ये सारे कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, 7 5 0 और 0, ये सारे लिख दिए जाएंगे। ठीक, कहाँ पर, यहाँ पर 7 5 0 0। ठीक, एक काम करते हैं, हम दूसरे पेज पे समझाते हैं, वरना इसमें इरेज करना पड़ेगा। देखिए इस स्क्रीन पे हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो जो हम लोगों ने स्टेप 1 में पाया था उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो स्टेप 1 था हमारा, उसमें जितनी भी चीज़ें हमारी थी सब लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ z था, जो कि हम लोगों ने 7x1 प्लस 5x2 प्लस 0s1 और प्लस 0s2 करके बना लिया था। ठीक है, अब साथ ही साथ हमारे कंस्टेंट्स जो थे उनको भी हमने बनाया था, x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 6। उसके बाद दूसरा जो था 4x1 प्लस 3x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 12, और यहाँ सब में x1 x2 s1 s2 ये सब के सब जितने भी वेरिएबल हैं, ये सब के सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थे। इसके बाद हम सिंप्लेक्स टेबल बनाने वाले थे। ठीक है, तो उस टेबल को हम लोग बनाते हैं। देखिए पॉइंट यहीं पे लिख देते हैं, स्टेप नंबर 2 हमारा है। ठीक है, किसका है ये, सिंप्लेक्स टेबल का। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखिए भाई वही सारी चीज़ें बना ली। ठीक, अब जो हम लोगों ने CIJ के सामने लिखना है वो z के कोफिशिएंट लिखने हैं। z के कोफिशिएंट, x1 का कोफिशिएंट था 7। ठीक है, और x2 का था 5, और s1 s2 का तो 0 0 था। ठीक, इतना कोई दिक्कत नहीं है, कोफिशिएंट से ये। ठीक है ना, इसके लिखते रहिएगा। ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट है। किसके कोफिशिएंट है, देखिए ये कोफिशिएंट हैं z के, कोफिशिएंट z कोफिशिएंट। ठीक, z के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब जो b फॉर बेसिक वेरिएबल है वो कितने हैं, यहाँ पे हमें किन की बात करनी है, हमारे 2 हैं, s1 और s2।
इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, कॉस्ट कितनी है, जो इनके साथ होता है उसे कॉस्ट भी बोलते हैं, उन्हें कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो इन दोनों का कोफिशिएंट क्या था, 0 और 0 जेड में, ठीक। x1 का कोफिशिएंट, अब देखिए कंस्टेंट की बात आ गई, तो पहले कंस्टेंट को देखेंगे अगर आप, उसमें x1 x2 s1 और s2 देख लेते हैं, दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है। देखिए क्या है भाई, पहला कंस्टेंट आपके सामने ये है, ठीक है। इसमें x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, x2 का 2, s1 का 1, s2 तो इसमें है नहीं, s2 का 0 है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या था, 1 था, 2 था, 1 था और 0 था। ऐसे दूसरे वाले में देखेंगे तो आपको मिलेगा 4, 3, 0 और 1, चलेगा। और दोनों के इक्वल में, बेसिक जो वेरिएबल के इक्वल में जो था उसका आंसर कितना है, मतलब जो इक्वल टू में हमारे आंसर लिखे हैं, मतलब इक्वल में क्या लिखा है 6 और 12, 6 और 12 भी लिख लेते हैं। यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 12, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, एक और लाइनिंग कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। लाइनिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपकी लाइनिंग 2 लाइनिंग करनी पड़ेगी हमको, एक ये हो गई और एक और हो गई, ठीक है। लाइनिंग करना अभी बताते हैं क्यों ज़रूरी है, अभी आप समझ जाएंगे, ठीक। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ चीज़ों को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात हमको क्या करना है, सबसे पहली बात हमको जेड जे माइनस सी जे या सी जे माइनस जेड जे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, जेड जे निकाल लेते हैं, ठीक। जेड जे क्या होता है बच्चों, समझिएगा ध्यान से, बहुत एक एक चीज़ तभी इसीलिए आराम आराम से बता रहे हैं क्योंकि अब हो गई हमारी शुरुआत मेथड्स की। तो यहाँ पे जेड जे निकालते हैं। पहले जेड जे होता क्या है, देखिए जेड जे ये होता है बच्चों, पहले ये जो सी बी के सामने जो टर्म्स पढ़ते हैं हमारे, ठीक है, जो जैसे मान लीजिए सी बी के सामने ये पहला पढ़ा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, और फिर दोनों को जोड़ देना है। तो उससे क्या निकल के आएगा, पहली लाइन का हमारा जेड जे निकल के आ जाएगा, ठीक, ये समझ में आया। फिर 0 को 2 से, 0 को 3 से करना है, फिर उसका जोड़ देना है, फिर दूसरी लाइन का आ जाएगा, फिर ऐसे तीसरी लाइन का आ जाएगा। तो अभी समझते हैं, लिखते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। समझिए जेड जे का मतलब क्या होता है, इस जेड जे का फॉर्मूला ये होता है, इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ना, सी बी और एक्स आई जे, मतलब एक्स सी बी के साथ एक्स बी को एक्स को मल्टीप्लाई करना है और इसे जोड़ देना है। तो देखिए इसको इससे जोड़ेंगे 0 आएगा, इसको भी इससे जोड़ेंगे 0 ही आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 0। यही काम यहाँ भी करेंगे 0, यहाँ भी करेंगे 0, यहाँ भी करेंगे 0, ठीक। अब एक निकलता है डेल्टा, डेल्टा जे, डेल्टा जे क्या होता है, डेल्टा जे देखिए 2 तरीके से निकालते हैं। कई जगहों पे सी जे माइनस जेड जे भी करते हैं, कई जगहों पे जेड जे माइनस सी जे भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम सी में से जेड को घटाएंगे तो मोस्ट पॉजिटिव निकालेंगे, और जेड में से सी को घटाएंगे तो मोस्ट नेगेटिव निकालेंगे। तो दोनों ही सही है, कोई बात नहीं। तो हम लोग ज़्यादातर बुकों में यूज़ करते हैं वो करते हैं, जेड जे माइनस सी जे, सी जे लिखो चाहे सी आई जे लिख दो, बात एक ही है। ये सी आई जे की इसी की बात हो रही है, ठीक है। यानी ये जो हैं ये घटाए जाएंगे। कैसे घटाए जाएंगे, देखिए ध्यान से, 0 में 7 को घटाएंगे कितना आएगा, -7 आया, ठीक है। फिर 0 में से 5 को घटाएंगे -5 आया, 0 में 0 0, 0 में 0 0। आ रही बात समझ में, एक एक स्टेप ध्यान से देखिए क्योंकि हर एक स्टेप इस तरीके से यूज़ हो रहा है जैसे लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखिए इनमें से सबसे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव इन चारों में से मोस्ट नेगेटिव सबसे पहले वाला है ये, ठीक, -7, -7 को मैं थोड़ा सा बॉक्स में बना दे रहा हूँ, और यही हमारा क्या है, इनकमिंग वेक्टर। जो सबसे नेगेटिव होगा उसे क्या बोलेंगे हम, इनकमिंग वेक्टर, ठीक। तो देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया इनकमिंग वेक्टर मोस्ट नेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो हमारी ये वाली कॉलम है ये हमारी यहाँ पे लिखी जा सकती है, जैसे ये वाली कॉलम x1 भाई हम ये इसी से मिल रहा है हमारा मोस्ट नेगेटिव वेक्टर, ठीक। जब मोस्ट नेगेटिव वेक्टर इसी से मिल रहा है तो अब ये जो i लिखा है ना उसकी जगह पे आप i की जगह 1 भी कह सकते हो, ठीक है।
तो हमने क्या कर दिया भाई, आई की जगह पे हमारा आई की वैल्यू 1 हो गई। अब आई की वैल्यू 1 ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने दिखा दिया क्यों है, यहाँ पे x1 भी लिख सकते थे। अब हमें कॉमन जो हमें रेशियो निकालना है, ये क्या है, x भी हमारा 6 है और x1 कितना है हमारा 1, तो 6/1 है ना, 6/1 क्या होगा 6/1 कर लीजिए, इज इक्वल टू 6 आ गया। और इसे 12/4 कर दें तो ये भी कुछ आएगा ही, 12/4 क्या लिख दें भाई 3। अब इन दोनों का हमें मिनिमम चाहिए होता है, क्या भैया चाहिए होता है, मिनिमम चाहिए होता है। तो मिनिमम कितना है, मिनिमम है 3, 3 ज़्यादा है, मतलब 3 कम है, सॉरी 3 सबसे मिनिमम है। तो आपका 3 जो होगा, ये वाली जो लाइन होगी वो आउट गोइंग वैक्टर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यही आउट गोइंग बन जाएगी। मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो शायद आप देख पा रहे होंगे मैंने बहुत छोटा सा लिखा है, यहाँ देखिए आउट गोइंग वैक्टर है ना, ये देखिए यहाँ पे, ठीक। मिनिमम जो आएगा इसमें से वो आउट गोइंग हो जाएगा। अब मेरी बात समझिए, इनकमिंग और आउट गोइंग वैक्टर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है वो निकल जाएगी यहाँ से, ये S2 पूरा हट जाएगा यहाँ से, ठीक। और उसकी जगह कौन ले लेगा, x1 ले लेगा, मतलब ये x1 यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे अब x1 लिखा जाएगा और S2 हमारा हट जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। और हमारी टेबल आगे बनेगी, कौन सी बनेगी, जिसमें S2 हट जाएगा और S2 की जगह पे x1 आ जाएगा। अब मेरी बात एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, एक चीज़ और, क्या भाई, जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, मतलब इनकमिंग वाली लाइन बना दीजिए और आउटगोइंग वाली लाइन बना दीजिए, जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। सब याद रखिए, सब कुछ MCQ में आएगा। तो हम क्या करें, हम डायरेक्टली लिख देते हैं इसको, ये हमारा क्या हो गया, की एलिमेंट। इसे छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे सब जगह लिख रहा था मैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ भी देख लीजिए, बहुत छोटा सा मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, की एलिमेंट ऑन इंटरसेक्शन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इन्हीं सबसे आपका MCQ बनेगा। ये टेबल पूरी समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसी फिर से और टेबल बनानी है, और ये टेबल तब तक बनती रहेगी जब तक हमारा ये जो नीचे हमारे इनकमिंग मोस्ट नेगेटिव वेक्टर आते हैं जैसे ये लिखा हुआ ना ये वाला, तब तक हम करेंगे जब तक सारे के सारे पॉजिटिव ना बन जाए, नेगेटिव एक भी ना रह जाए। अगर जैसे ही नेगेटिव एक भी नहीं रह गया, वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक। चलिए अब एक चीज़ और देखिए, पिछली जो टेबल थी बच्चों, उस टेबल में हम लोगों ने एक बात का ध्यान रखा था कि जो हमारे ये बेसिक वेरिएबल्स थे वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते थे। आप देख पा रहे होंगे कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, देख लीजिए अगर यहीं पे देखना चाह रहे हैं आप, ठीक। और आप यहाँ से S2 को हटा रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, S2 को आउटगोइंग बना रहे हैं। इसका मतलब ये साइड 1 तो यहाँ से हट जाएगी, ऊपर वाला तो बना रहेगा, लेकिन ये 1 तो हट जाएगा। तो ये 1 हमें यहाँ बनाना पड़ेगा क्योंकि यही हमारा की एलिमेंट है। तो की एलिमेंट में हमें जब भी कुछ भी बनाना होता है तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाली रो पे अगर इसको 1 बनाना तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दें हम, 4 से केवल यही नहीं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक, सब जगह 4 से हम डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही बात, पूरे में घटाते चले जाएंगे, ठीक। तो जो नेक्स्ट वाली हमारी टेबल बनती है उसमें ये चेंजमेंट आता है। अब कैसा चेंजमेंट आएगा, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट टेबल मैंने यहाँ पे बना ली, देखिए जो हमारा S2 था उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, x1 को लिख लिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो हमने वैल्यूज़ लिख रखी थी पहले S1 का बेसिक वेरिएबल तो फिलहाल यहाँ पे भी 0 ही रहेगा, है कि नहीं। और जो x1 है वो बेसिक वेरिएबल कितना था, Z1 में देखिए ज़रा जा करके, Z1 में x1 का 7 देख लीजिए, यहाँ पे 7 दिख रहा होगा आपको, ये 7 दिख रहा है, ठीक। इसी 7 को हमें लिखना है, चलिए लिख लेते हैं। तो भैया यहाँ पे हो गया 7, कोई बात नहीं है। अब पहले हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कितने से करना है हमको, 4 से करना है। तो 4 से करेंगे तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 1/4 रहेगा, ठीक है। और यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक। इतना काम कर लेते हैं, चलिए। देखिए तो भाई वर्किंग तो है, लेकिन एक बारी समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। तो ये हो गया 4/3, सॉरी 4 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3/4 हो गया, ठीक। यहाँ पे तो 0 ही था और ये 1 था तो ये 1/4 हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब ये जो नई लाइन बनी है ये वाली हमारी, ये 3 हो गया, ठीक।
ये जो न्यू लाइन बनी है हमारी NL, जो न्यू लाइन बनी है, इसमें से हम न्यू लाइन में से हम ओल्ड लाइन को घटा देंगे। ऊपर वाली ओल्ड लाइन, ऊपर वाली ओल्ड लाइन कौन सी है? ये है हमारी ओल्ड लाइन बच्चों, ये ठीक, घटा देंगे। क्या लिखेंगे? नई जो हमें R1 बनानी है, ये R1 है आपकी, और जो नई R1 बनानी है उसमें हम नई वाली R2 को, सॉरी नई वाली जो R1 है उसमें पुरानी वाली R1 को घटा के बना देंगे, R2 को घटाएंगे R1 में से, ठीक। तो क्या होगा, देखिए मेरी बात, क्या करना है भाई, ठीक। अब यहाँ तो बन गया है 1, और इसे ले जाके आप घटाओगे तो यहाँ कितना बन जाएगा? 0। यहाँ बन गया 3/4, 3/4, 2 में से 3/4 को माइनस करेंगे, ऐसे देख लीजिए, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो 4 2 8, 8 में से 3 का बचा 5, तो यानी 5/4 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सारा का सारा लिख देते हैं, देखिए। तो यहाँ तो भैया 0 बन गया, यहाँ 5/4 बन गया, न्यू लाइन में से ओल्ड लाइन माइनस करनी होती है। यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो 0 में से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और उसमें हम 1 में से घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा फिलहाल, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 का 1 रहेगा, और ऐसे लास्ट वाला -1/4 हो जाएगा, और 6 में से 3 गया बचा 3। ये बात समझ में आई? आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो दिमाग याद रखने के लिए, कि जो हमारा R2 है न्यू वाला, वो पुराने वाले R2 में से 4 डिवाइड करने के बाद आया, और जो नया वाला R1 आया, यानी R1 डैश जो आया है, वो पुराने वाले R1 में से नया वाला R2 डैश घटाने पे आया है। याद रहेगा? ऐसे याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, ZJ WJ जो भी था वो सब निकाल लेते हैं। तो चलो देखते हैं ZJ। अब आपको पता चल गया ZJ कैसे निकलता है। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन ऐड करेंगे, और ऊपर जो CIJ लिखा होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऊपर तो मैंने लिखा ही नहीं है, लिख लेते हैं 7 5 0 0। तो जैसे आप निकालेंगे ZJ, ठीक, तो यहाँ पे तो 7 ही आएगा। 7 में से ये तो हो गया, दोनों ऐड हो गया, 7 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, 0 तो 0, यहाँ 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/4 हो जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लास्ट वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 आएगा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? डेल्टा जे। डेल्टा जे मतलब, डेल्टा जे हम लोग क्या करते हैं? CJ माइनस ZJ, या फिर ZJ माइनस CJ। कौन सा करेंगे? ZJ वाला करते हैं हम लोग। ZJ पहले निकालते भी, और ZJ में से ही CJ माइनस करते हैं, ठीक। तो करिए ज़रा। ये तो 7 आ गया, 7 में से 7 को आप माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। 21/4 में से 5 माइनस करोगे, 4 5 जा 20, 1/4 आ जाएगा। ZJ माइनस CJ, तो ये +1/4 आ गया। फिर यहाँ पे 0 माइनस 0 तो 0 ही हो गया, और इसमें भी ZJ माइनस CJ, तो 7/4 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं आया। मोस्ट नेगेटिव कौन है? नो वन इज़ नेगेटिव ओवर हेयर, नो वन नेगेटिव, ठीक है। इसमें भी कोई भी नेगेटिव नहीं है, नो वन नेगेटिव। हमें नेगेटिव ढूंढना रहता है, मोस्ट नेगेटिव कहाँ है? नेगेटिव एक भी नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल हो गया। अगर हमारा ये यहाँ पे गड़बड़ करता, फिर हम यहाँ पे इनकम, अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव कोई, लेट से यही नेगेटिव आ गया होता, तो ये इनकमिंग हो जाता, और फिर हम मिनिमम रेशियो फिर से निकालते हैं यहाँ पे, और उसमें से आउटगोइंग निकालते, फिर इसको रिप्लेस करते। तो हालांकि नहीं करना पड़ा, इतने से भी काम हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुँच गया। हम क्या लिखेंगे इसके आगे? ध्यान से सुनिए, देखिए क्या लिखना है। सिंस जितने भी हमारे डेल करके निकले हैं, सिंस डेल जितने भी निकले हैं, डेल जे जितने भी हैं, वो सब के सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। सो LPP हैज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। एट कहाँ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला, मतलब कौन कौन सी वैल्यू आपने निकाल के दिखा दी यहाँ पे। x1 की वैल्यू दिखानी है आपने। x1 कितना निकला, x2 कितना निकला, ठीक है, 2 ये थे, और s1 कितना निकला, और S2 कितना निकला। चलिए समझते क्या क्या निकला, कौन किसके सामने है, वही उसका आंसर है। जैसे S1 के सामने है 3, ये उसका आंसर है। x1 के सामने है 3, ये उसका आंसर है। ना ही इसमें लास्ट में x2 आया, और ना ही इसमें लास्ट में S2 आया, तो उन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 0। समझ में आई बात?
ठीक है, इनको लिख लेते हैं। तो हमारा x1 कितना आया भाई 3, x2 आया 0, s1 आया 3, s2 आया है 0। अब हमें क्या करना था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ z निकालना था ना। तो z का फॉर्मूला क्या था मैक्सिमाइज z का, 7x1 प्लस 5x2। इन दोनों में वैल्यू उठा के रख दीजिए। रख दिया, x1 और x2 की वैल्यू 7 3 21 आ गई। तो इसका ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को कायदे से 1-2 बार देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो हमारा सिंप्लेक्स मेथड है वो हमेशा मैक्सिमाइजेशन पे ही डील करता है। ठीक है, सिंप्लेक्स जो है हमारा, सिंप्लेक्स हमेशा डील्स इन मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पे ही डील करेगा। और अगर बाई चांस कभी मिनिमम आ गया पूछने के लिए, मैक्सिमम अगर मिनिमम कहे आपसे, तो आप उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लेंगे जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग माइनस किसी चीज़ का माइनस मैक्सिमम उसका मिनिमम होता है, और फिर बाद में उसका मिनिमम में आंसर दे देंगे। ठीक है, यानी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट कर देगा जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग -1 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। अब देखिए इसी में अनबाउंडेड कैसे आता है, ध्यान से सुनिएगा। इस बात को हम लोग समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग एक्स बी अपॉन जो इनकमिंग वेक्टर करते हैं, ठीक है, इनकमिंग, अगर ये डिवाइड करने के बाद नेगेटिव दे दे तो उसे क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं, डैश बना करके छोड़ देते हैं। मतलब क्या कर देते हैं, वहाँ पे वैकेंट कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। ठीक, अगर कभी ऐसा हुआ, कभी भी ऐसा हुआ कि सारे के सारे ऐसे आ गए, ऑल रेशियोज आर नेगेटिव, ऑल रेशियोज, ठीक है, और अगर नेगेटिव आ गए तो ऐसे केस में नो आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। नो आउटगोइंग वेक्टर, कोई भी आउटगोइंग निकलेगा ही नहीं। ठीक है, नो आउटगोइंग हो जाएगा। और जब आउटगोइंग होगा ही नहीं तो हम कैसे उसको ले जा करके उसमें रखेंगे, समझ रहे हैं ना? मतलब आउटगोइंग है ही नहीं, इनकमिंग है लेकिन आउटगोइंग है ही नहीं, तो कैसे हम उसको रिप्लेस करेंगे? तो ये जो कंडीशन बनती है किसकी बनती है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन की। अब इसको हम आपको दिखा देते हैं ये कहाँ पे होगी। आपको इसके लिए चेक करना पड़ता है हर एक स्टेप पे। लेट से आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे x1 आया ना, मान लेते हैं यहाँ पे -1 आ गया। थोड़ी देर के लिए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ -4 आ गया, आप यहाँ पे -1 से डिवाइड करेंगे, -4 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, -6। तो -6 को लिखा नहीं जाएगा, इसे हम खाली छोड़ देंगे। इतने यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, ऐसे डैश बना करके छोड़ देंगे। ठीक, ब्लैंक छोड़ देंगे। और मान लीजिए यहाँ पे -4 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी -3 आएगा, है ना, उसे भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। तो आउटगोइंग वेक्टर तो बचा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन होगी तो हम सीधे से इसके आगे हमें कोई भी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा लिख देंगे कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बात मेरी समझ में आई आपको? क्लियर है ना बात? उसके लिए मैं अलग से एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, और अगर कोई एक नेगेटिव आए एक पॉजिटिव आ जाए, मान लेते हैं जैसे इसी की बात कर ले, दूसरे वाले में, या दूसरे में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे मान लेते हैं यहीं पे ये वाला नेगेटिव आ जाए लेकिन ये वाला पॉजिटिव ही रहे, या ये वाला नेगेटिव आ जाए वो वाला पॉजिटिव रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पे -1 यानी इसे तो वैकेंट करना पड़ेगा, खाली छोड़ना पड़ेगा, फिर सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा पॉजिटिव। तो इसी को हम लोग क्या ले लेंगे, जब एक ही बचेगा तो उसको हम आउटगोइंग ले लेंगे, तुरंत कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। या 3 अगर बन गए, ठीक है, 3 बन गए क्योंकि ये 2 × 2 x1 x2 वाला था, x1 x2 x3 3 होते तो 3 वाला बनता फिलहाल। ठीक है, तो ये बात क्लियर समझे हम? अनबाउंडेड कब होता है, इस केस में होता है जब सबके सब नेगेटिव आ जाते हैं, इनकमिंग वेक्टर अगर सारे के सारे नेगेटिव आ गए तो हमारा अनबाउंडेड का केस बनता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट मेथड जो कि बिग एम मेथड है। ठीक है, समझते हैं क्या है। इसके 2 नाम है, बिग एम मेथड भी और चर्नेस मेथड भी। अब यहाँ पे बिग एम का क्या मतलब है, यहाँ m एक बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू होती है। m इज लार्जर नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे हमेशा ज़्यादातर हम लोग -m से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हम अपने जो ऑप्टिमलिटी को रखते हैं। -m से याद रखिएगा, एक MCQ इसमें बनता है।
ठीक है। अब देखिए इसमें और सिंपलेक्स मेथड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हम आपको एक क्वेश्चन लेकर के समझाते हैं तो आप समझ पाएंगे मेरी बात को, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं एंड देन आई शो यू हाउ टू डू इट, हाउ टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक चलिए देखते हैं भैया, वो क्वेश्चन देख लीजिए। मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू -2x1 -x2 शेड्यूल टू कंस्ट्रेंट्स क्या है। देखिए पहले वाले में इक्वल लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो कोई है ही नहीं, ठीक है। दो तीन इक्वेशन दे रखे हैं, x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब बिग एम मेथड में देखिए क्या होता है, इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप 1 क्या है, ध्यान से देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम चेंज करें, फर्स्ट जो हमारा स्टेप है, देखिए इसमें एक आपका और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए पहले तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ z क्या है, ध्यान से देखिएगा, -2x1 -x2 था ना, तो -2x1 -x2। दूसरी बात, आपको सरप्लस वेरिएबल 2 ऐड करने हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद 2 आपको बिग एम वाले वेरिएबल्स भी ऐड करने हैं नेगेटिव के साथ, याद रहेगा। अच्छा कंस्ट्रेंट देख लीजिए, ध्यान से देखिए, कंस्ट्रेंट में हमको देखना रहता है कि वो भी 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए। तो सबसे पहला था 3x1 + x2, ठीक है, और हम उसमें एक a1 ऐड कर देते हैं, थोड़ा दूर लिखते हैं, ध्यान से देखिए क्यों अभी करते हैं ये भी समझ जाएंगे आपको। इज इक्वल टू 3 था, 4x1 + 3x2, ठीक, ये लेस देन इक्वल था अगर आपको याद हो तो, ग्रेटर देन इक्वल था, तो लेफ्ट साइड ग्रेटर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो -s1, ठीक, और प्लस इसमें हमने a2 कर दिया, ठीक है, इक्वल टू आ गया 6। और लास्ट वाले में x1 + 2x2, और अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो एक लेस देन इक्वल टू है, तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे +s2 ऐड कर दिया, और इज इक्वल टू 4। दो आपको a1 a2 लगाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 दो वेरिएबल, इस वजह से दो हमने स्टार्टिंग के दोनों में लगा दिए, चलेगा। वैसे आप किसी में भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ऐसा लिखा क्यों है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो पहले वाले में s1 का कोफिशिएंट 0 है, s2 का कोफिशिएंट 0 है, ठीक, और a1 का कोफिशिएंट है 1। दूसरे वाले में s1 का कोफिशिएंट है -1, s2 का कोफिशिएंट 0, a2 का कोफिशिएंट है 1, ठीक है, और लास्ट वाले में s1 का कोफिशिएंट है 0, s2 का कोफिशिएंट है 1, और a1 a2 तो दोनों ही 0 हैं फिलहाल। तो ये कोफिशिएंट अभी हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, अब देखिए कुछ छोटी छोटी बातें इसमें यहाँ पे भी हैं, क्या है वो, ये जो हमारे a होते हैं बच्चों, इनको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ही बोलते हैं। जो a होते हैं जितने भी हमारे, उन्हें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल बोलते हैं, लिख लेते हैं उन्हें, है ना। यहाँ पे जो a है, चाहे ये हो गया चाहे ये हो गया, इन दोनों को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। आ रही बात समझ में। और अगर कभी ये आउटगोइंग बने, अगर ये आउटगोइंग बने तो ये पूरी तरीके से हटा दिए जाते हैं, ठीक है ना। इफ एनी आर्टिफिशियल वेरिएबल इज फाउंड टू बी आउटगोइंग, देन हम उसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली पूरा हटा देते हैं। अगर ये आउटगोइंग बनेंगे, मैं लिख देता हूँ इसको, कहाँ पे लिखूँ, देखिए लिखता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख दिया। इफ़ आर्टिफिशियल वेरिएबल फाउंड टू बी आउटगोइंग, देन टोटली आउट कर देंगे। टोटली आउट मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पूरी तरीके से उसे हटा देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। देखिए तो सी आई जे में वही चीज़ें हैं, x1 का कोफिशिएंट -2, ठीक, x2 का कोफिशिएंट -1, फिर s1 s2 तो 0 0, और a1 a2 दोनों का ही -m और -m, ठीक, बस इसमें -m आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे बेसिक वेरिएबल में कौन कौन है भाई, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। देखिए भाई बेसिक वेरिएबल में यहाँ पे हमको कौन सा लेना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम देखें इसमें हमने a1 ऐड किया, क्योंकि ये इक्वल में था, इसमें हमें s1 या s2 की ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और ये पॉजिटिव था, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो इससे 1 मिलेगा हमें, ठीक, पॉजिटिव वाला। दूसरे वाले में इसमें नेगेटिव है, तो नेगेटिव नहीं लेना है,
बेसिक वेरिएबल में ये लेना है। बेसिक वेरिएबल में केवल पॉजिटिव लिया जाता है बच्चों, ठीक, याद रखिएगा इस बात को मेरी। तो आप बेसिक वेरिएबल में क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे a1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे और s1 नहीं s2 लिखेंगे। आ रही बात समझ में? याद रखिए एक एक बात लिख लीजिए, a1 का कोफिशिएंट -m, a2 का कोफिशिएंट -m और a3 का s2 का कोफिशिएंट 0। ठीक है, किस में? z में। मैक्सिमाइजेशन ऑफ z देखेंगे आप, तो इसमें देख लीजिए क्या क्या कोफिशिएंट है सबका, दिखा ना, a1 का कोफिशिएंट -m, दूसरे का भी, और s2 का 0 दिख गया। कोफिशिएंट यहाँ पे जो लिए जाते हैं वो इसी से लिए जाते हैं। ठीक है, x1 x2 s1 s2 सब लिख लेते हैं अब फटाक से। यहाँ पे तो कंस्टेंट से देखा जाएगा, कंस्टेंट से देखिए क्या है भाई, x1 पहला जो कंस्टेंट है उसमें 3x1 था तो 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 0 s1 नहीं था उसमें, s2 भी नहीं था उसमें a1 था लेकिन a2 नहीं था। अच्छा, और आ जाइए दूसरे वाले में 4 3, उसमें अपना s1 था लेकिन नेगेटिव था, s2 था नहीं था तो 0 हो गया, ठीक, और a1 था नहीं, a2 था हाँ। फिर आ जाए तीसरे वाले s2 वाले में, तो उसमें पहले वाले में भाई x1 का कोफिशिएंट 1 2 0 1 और a1 a2 तो था ही नहीं उसमें, ठीक, केवल s2 था। x भी निकाल लीजिए 3 6 4, 3 6 4, 3 इक्वेशन थे तो भाई 3 बनेंगे। अब हमें क्या करना है, जेड जे और डेल्टा जे निकालना होता है, तो जेड जे पहले लिख लीजिए भाई। जेड जे का मतलब आप समझ रहे होंगे, जेड जे का क्या मतलब होता है, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके और जोड़ के लिख लेने का। मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख लेंगे। क्या होगा भाई, जोड़िए ज़रा। अगर आप जोड़ेंगे तो -3m -4m तो -7m, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, समझिए ना, तीनों को जोड़ के लिख लीजिए, तो -m -3m तो हो जाएगा -4m। यहाँ पे आ जाइए, 0 हो गया, यहाँ पे m हो गया, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ -m हो गया और यहाँ पे भी -m हो गया, चलेगा। अब डेल जे, डेल जे का क्या मतलब होता है आपको पता है, डेल जे का मतलब जेड जे माइनस सी आई जे, सी आई जे लिखो या केवल सी जे लिख लो, सी तब भी चलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस लाइनिंग को और नीचे तक कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक, आ जाइए, इसको लिखिए। क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है तो क्या आएगा, सोच के देखिए, आ जाएगा भाई -7m और -+2 हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरा वाला देखिए, -4m +1, ठीक। तीसरा वाला केवल m, चौथा वाला 0, पांचवा वाला 0, छठा वाला भी 0, ठीक। अब अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे m क्या होता है, m तो वेरी लार्ज होता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर थोड़ी देर के लिए m को 100 मान लें तो कौन मोस्ट नेगेटिव होगा, ये वाला या ये वाला या ये वाला। m को 100 मानेंगे तो ये तो 100 हो गया, पॉजिटिव 100 हो गया, ठीक है। और रखिए आप, रखिए यहाँ पे, तो ये जाएगा -700 + 2 तो भाई -698 हो जाएगा, और ये -398, तो ये मोस्ट नेगेटिव कौन सा हो गया, मोस्ट नेगेटिव हो गया हमारा -7 वाला, ये वाला हमारा मोस्ट नेगेटिव हो गया। तो ये कैसा वेक्टर बन गया हमारा, इनकमिंग। अब आउट गोइंग चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आई की जगह किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पे आई कितना हो गया, 1 हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक। अब डिवाइड करिए, मतलब इसमें इससे डिवाइड करिए, कितना आएगा भाई, 1 आएगा। फिर 4 से 4/6 हो गया, 4/6, 4/6 तो काफ़ी कम आएगा, मतलब 0.6 36 0.6 समथिंग आएगा। फिर 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 4 तो ये 0.25 आएगा, ये तो 0.6 आ रहा है, तो इनमें मिनिमम कौन हुआ, ओह गड़बड़, हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे करना है, देखिए एक्स भी ऊपर रहेगा ना, मतलब इसमें से ये डिवाइड करना है, तो वो तो 1 तो आएगा यहाँ पे, और 6 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 6/4 होगा, 6/4, तब तो ये 1.4 टू 1.5 आ जाएगा। और 4 डिवाइडेड बाई 1, 4 डिवाइडेड बाई 1 तो 4 आ जाएगा। सबसे मिनिमम ये आया अपना, मिनिमम कौन हो गया, मिनिमम हो गया हमारा ये वाला, तो ये हमारा आउट गोइंग वैक्टर हो गया।
आउटगोइंग वेक्टर हमारा क्या है, आर्टिफिशियल वेक्टर है, तो ये यहाँ से भी हटेगा पूरी तरीके से, यहाँ से भी हट जाएगा ये, और A1 यहाँ से भी हट जाएगा, तो दोनों तरफ से हटेगा। तो हमारी जो नई टेबल बनेगी वो उसमें A1 दोनों तरफ से हट जाएगा, तो A1 हट जाएगा, तो इनकम कौन करेगा उसकी जगह पे, X1 इनकम करेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ तक तो ठीक है। तो ये हट गया और ये हट गया, तो क्रॉस कौन कर रहा है, क्रॉस कहाँ आया, यहाँ आया क्रॉस हमारा, कहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो ये हमारा कैसा एलिमेंट हो गया, ये हमारा की एलिमेंट हो गया, कैसा, KEY, की एलिमेंट। ठीक, की एलिमेंट को हम लोग पहले 1 बनाते हैं, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे पूरे में 3 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 0 न्यू लाइन में, और यहाँ पे भी 0 बना लेंगे। चलिए देखते हैं, तो इस चीज़ को पहले समझते हैं कैसे करना है। पहली बात तो नेक्स्ट हम लोग टेबल बनाते हैं, देखिए चलिए नेक्स्ट हमारी बन गई। अब Cij हमारा क्या होगा, Cij वही था जो पहले था, -2, एक सेकेंड, -2 -1 0 0, देखिए A1 इधर से भी हट गया, A1 हटा दिया पूरा, और ये अपना -m तो रहेगा ही। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल अब हमारे क्या हो गया, पहले की जगह पे X1 आ गया, बाकी हमारा A2 था और S2 था। X1 की जो कॉस्ट Z में है वो कितनी है, 2, देख लीजिए। वैसे जो था हमारा वो क्या था, सॉरी -2 था ना, -2 है कॉस्ट। A2 का कितना हो जाएगा, -m, ठीक है, ठीक है। और S2 का कितना हो जाएगा, S2 का कॉस्ट कितना है उसमें, भाई S2 का तो Z में 0 ही है। ठीक, अभी हमने क्या बताया था, वहाँ पे आपको वो आया था की एलिमेंट 3, तो की एलिमेंट जब 3 आया था तो हम जो न्यू बनाएंगे, न्यू रो 1 बनाएंगे, उसमें की एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और 3 से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, सब जगह 3 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब जैसा हमने पहले बताया था पूरे में, यहाँ भी 3 से डिवाइड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब A1 वाला तो हट ही गया, कोई बात नहीं है, बाकी सब में आप 3 से डिवाइड, यहाँ तक पूरा डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आएगा, देख लीजिए, वहाँ डिवाइड किया तो 1 आया, यहाँ डिवाइड किया 1/3 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ 0, और यहाँ भी 0, और वहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। ठीक, अब ये तो अपनी क्या करना है, हमारी न्यू लाइन आ गई, तो हमने क्या बताया था, न्यू लाइन में से ओल्ड लाइन को घटाना है, और ऐसा घटाना है कि वो 0 0 बन जाए। देखिए अगर 1 यहाँ बना है तो नीचे 0 बनना चाहिए। चलिए बनाते हैं, देखिए कैसे, न्यू लाइन और ओल्ड लाइन में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि दूसरी वाली यानी R2 जो डैश है वो 0 बन जाए। कैसे करेंगे, R2 डैश की प्लेस पर जो पुरानी वाली लाइन R2 है उसमें नई वाली का कितना गुणा कर दें। ठीक, देखिए क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हम 1 बना चुके हैं, तो 1 का 4 गुना घटा दें तो 0 बन जाएगा, और 1 को सिंपल घटा दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो ये दोनों ऑपरेशन लगा देते हैं कि R2 की प्लेस पर R2 - 4R1 और R3 की प्लेस पर R3 - R1, नया वाला R1। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, ये ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है मैंने, R2 के प्लेस पर, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने बहुत ही छोटा सा लिखा, देखिए R2 डैश यानी नया वाला R2 जो बना रहे हैं हम, वो पुराने वाले R2 में से नए वाले R1 का 4 गुना घटा के बना रहे हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब यही काम बाकी के साथ करेंगे। अगर हम बाकी के साथ कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। क्या मैंने बोला, इसका 4 गुना आप यहाँ घटाओगे, मतलब यहाँ तो 1/3 हो गया है ना नई वाली में, और उसका 4 गुना यानी 4/3 गुना इसमें से घटाएंगे, 3 3 9, 9 - 5, 9 - 4 5 बचेगा। ठीक, और नए वाले में ये 1/3 हो चुका है ना, 1/3, इसको सिंपल ले जाके यहाँ घटा देना है, तो ये दोनों सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा, ये भी 5/3 हो जाएगा। ठीक, और नए बाकी में 0 ही था तो वो तो वही के वही रह जाएगा, -1 0 0 1 और 1 0। ठीक, क्लियर है बात, ठीक है। और यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूँ इतना पार्ट, ठीक ना। अच्छा, अब ये तो बन गया, ZJ बनाते हैं, ZJ निकालते हैं। ZJ क्या होगा, फिर से वही काम, ये मल्टीप्लाई और सबको जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0, फिलहाल -2 ही आ जाएगा ये तो। ठीक, यहाँ पे अगर देखें तो 5/3 और -2/3, तो -2/3
और माइनस 5m/3, 5m/3। ठीक, थोड़ा अजीब लग रहा है। एक काम करते हैं, -2/3 -5m/3। ठीक, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद वाला क्या आएगा? इसके बाद वाला इसमें मल्टीप्लाई 0, ये आएगा आपका m, और ये तो 0 ही है फिलहाल, तो केवल क्या आ जाएगा यहाँ पे? m आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ यहाँ इसे लाइनिंग कर दें थोड़ी सी, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आ जाए तो भाई नेक्स्ट वाला 0 0 और 0, ये तो 0 ही आ गया। ठीक है, ये तो 0 ही होगा, और बाकी वाले में सिर्फ -m आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब सी जे निकाल लीजिए, सॉरी डेल जे निकाल लीजिए। डेल जे क्या होता है? जेड जे माइनस सी जे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जेड माइनस सी, समझ जाएंगे आप लोग। -2 में से -2 गया, बचा 0। ठीक, इसमें से ये घटाएंगे, घटा लीजिए भैया, घटाएंगे तो -5m/3 में तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, वो तो वही के वही रहेगा, तो उसे पहले लिख ले रहा हूँ क्योंकि वो तो भैया वेरिएबल है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन -2/3 में से +1 घटाएंगे तो हो जाएगा +1/3, है ना, +1/3। ठीक, यहाँ पे m में से 0 घटाएंगे तो यहाँ तो फिलहाल m ही बचेगा, 0 में 0 0, और यहाँ तो 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। आ रही बात समझ में? अब अगर m की वैल्यू बहुत बड़ी है, फिर से देख लीजिए, अगर m की वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब m की वैल्यू अगर हम 100 रख दें, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -500/3। ठीक है, और 1/3, तो ये यही हमारा आउटगोइंग वेक्टर बन जाएगा, है कि नहीं? यही हमारा क्या बन जाएगा? आउटगोइंग वेक्टर, सॉरी इनकमिंग वेक्टर हमारा यही बन जाएगा। तो आउटगोइंग क्या बनेगा? आउटगोइंग देख लेते हैं, आउटगोइंग जो बनेगा वो चेक कर लेते हैं। अब हमारा कौन सा सेलेक्ट हो गया? x2 वाला सेलेक्ट हो गया, यानी यहाँ पे जो हमारी i की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ठीक, डिवाइड करिए, 1/3, 1/1/3, जब 1 में 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो 6/5 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9/5 आ जाएगा। तो 5 सबसे कम जो आ रहा है वो मिनिमम रेशियो हमारा ये वाला आ रहा है, 6/5 वाला। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? आउटगोइंग वेक्टर। और ये है क्या? A2 आर्टिफिशियल वेक्टर। आर्टिफिशियल वेक्टर जब भी हटता है तो पूरी तरीके से हट जाता है, तो हटेगा तो उसकी जगह पे आएगा कौन? x2 आ जाएगा। तो चलिए एक और लास्ट हम लोग टेबल बना लेते हैं, आई थिंक उसमें भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, देखिए नेक्स्ट आ गई, और CIJ अपना वही है भाई, -2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, S1 S2 तो हमेशा से जेड में इसकी कॉस्ट S1 S2 की हमेशा से 0 रही है। ठीक है, यहाँ पे अपना x1 पहले से था, यहाँ पे A2 की जगह x2 आ गया, और ये S2 स्टार्टिंग से ही है। फिर आ जाइए यहाँ पे कॉस्ट का -2, -1 और 0। ठीक, बाकी लिखते चले जाइए। अच्छा, अब लिखेंगे कैसे? की एलिमेंट क्या था वहाँ पे, रिलेट करते हैं पहले। की एलिमेंट तो हमारा कौन सा बना भाई? हटाना हमको इसको था, और की एलिमेंट हमारा क्या मिला? 5/3। तो 5/3 को की एलिमेंट की तरह अगर हम बिहेव कराएं तो ये हमारा बॉक्स यहाँ पे बन गया। अब की एलिमेंट को हमेशा क्या करना होता है? 1 बनाना होता है, और उसकी मदद से 0 0। तो की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 5/3 हमें 3/5 से पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, पूरे में डिवाइड मतलब कहाँ तक डिवाइड? वो मिनिमम रेशियो वाले में नहीं करना है, इसमें छोड़ करके बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरे में डिवाइड करना होता है। चलिए कर लेते हैं। ठीक, 3/5 से डिवाइड करते हैं, और नई लाइन हम लोग बना लेते हैं। तो 3/5 से आप डिवाइड करेंगे तो भाई यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, तो 0 था, यहाँ 1 बन गया, यहाँ -3/5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 3/5 से डिवाइड करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बाकी इसकी मदद से हमें 0 बनाना है ऊपर, तो जरा ये बताइए, अगर यहाँ पे 1 है, 1 से हमें 1/3 को 0 बनाना है, इसका मतलब 1/3 का मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए हमने क्या क्या किया है, वो सारी फॉर्मूलेज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या हम ऑपरेशन लगा रहे हैं? हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R2, जो नई लाइन बना रहे हैं उसमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो 5/3 था ना, हाँ, तो वो 1 बन जाएगा। और जो नई लाइन हम R1 वाली बना रहे हैं, R1 डैश वाली न्यू लाइन, उसकी जगह पे क्या कर रहे हैं? उसको लिख रहे हैं पुरानी वाली को, और उसमें 1/3 ऑफ R1, सॉरी R2 डैश को घटा रहे हैं। और R3 डैश में क्या कर रहे हैं?
नई वाली जो R3 डैश बनाना चाहते हैं उसमें क्या कर रहे हैं, R3 लिख रहे हैं माइनस 5/3 गुना R2 डैश का घटा रहे हैं। क्यों 5/3 गुना कर रहे हैं, ज़रा समझिए। या अगर आपको यहाँ 0 बनाना है तो इसका ये तो 1 बन चुका है, ये तो 1 बन चुका भाई, ये 1 हो गया। इसका 5/3 हमें घटाना पड़ेगा, इसीलिए हमने वहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसको भी। ठीक है, तो सब कुछ करने के बाद हम अगर सॉल्व करेंगे, इसे लिखने की कोशिश करें अगर, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0। आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसे करते थे ना वही करना है। यहाँ 1/5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। और अब फिर वही क्या करना है हमको, यहाँ पे 3/5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। हमें ZJ माइनस CJ वाला काम फिर से करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से करते हैं। हमने पहले निकाला ZJ करिए भाई, ZJ करेंगे तो ये -2 और 0 ये 0, तो -2 0 0, तो सिंपल सा क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, यहाँ आइए, यहाँ -1 आ जाएगा। यहाँ करेंगे -2/5 -3/5 -5/5 हो जाएगा। एक सेकेंड, -2/5 -3/5 तो +1/5 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे तो 0 ही है भैया। अब क्या करना है, हमें डेल जे निकालना है, जो कि क्या होता है, ZJ माइनस CJ होता है। निकाल लीजिए, -2 0 हो गया, -1 0 हो गया, 1/5 में से 0 हो गया, 1/5 बचा, और 0 में से 0 गया, बचा 0। अब आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव है ही नहीं, नो नेगेटिव। इसमें क्या है, नेगेटिव है ही नहीं, नो नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर नहीं बचा, यहाँ क्या लिखेंगे, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव। तो यहीं पे हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है। अब क्या है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, x1 की वैल्यू आ गई 3/5, x2 की वैल्यू आ गई 6/5, s1 की वैल्यू 0, ठीक, s1 है ही नहीं, s2 की वैल्यू 1। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। हमें इसमें से क्या करना है, उठा करके रख देना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज जो डेल जे है हमारा वो सारे के सारे ग्रेटर देन 0 हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं आया है। सो LPP हैज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट x1 के सामने कौन आया 3/5, x2 के सामने आया 6/5। अब हमें z मैक्सिमम निकालना है, z मैक्सिमम यानी -2 इंटू x1 था तो 3/5, और माइनस आपका x2 था, है ना, -2x1 -x2 था, -x2 की वैल्यू 6/5। पूरा सॉल्व कर लीजिए, -12/5, ये आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से इस चैप्टर का जो सबसे बड़े 2 मेथड थे, बिगम और सिंप्लेक्स, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अनबाउंडेड कब होता है, क्या होता है, 2 फेज मेथड एक और है, और उसके बाद हमारे पास एक आध 2 डेफिनीशंस हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट, और उसके बाद MCQ। तो ये हम लोग का कल कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समझाना था, इसलिए हमने 2 वीडियो में इसको लेना पसंद किया। ठीक है, और इस वीडियो के 1 घंटे मुझे 3 घंटे में बनाने में पड़ गए। मैं 6 बजे से बैठा हूँ, अभी 9 बज रहे हैं, 9 से ज़्यादा हो रहा है, और ये 1 घंटे की वीडियो बन पाई है। बहुत ज़्यादा इसमें टेबलिंग और ये सब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें भी वही वाला अनबाउंडेड वाला प्रोसेस वही है कि अगर कोई भी मिनिमम रेशियो वाला XB/XI वाला जो फॉर्मूला बनता है, अगर वो सब के सब नेगेटिव आ गए तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आउटगोइंग वेक्टर बचेगा नहीं, है ना, वही सीन है। तो वो याद रखिएगा, वो तो हमें MCQ में जब आएगा तो आपको एक बार याद भी रिमाइंड करा दूंगा मैं। तो ये वीडियो और इसका नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर भी टाइम ले रहा है। सबसे बड़ा इसलिए मैंने बोला क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइमिंग देना, आपको नहीं। आपके लिए तो ये 1 ही घंटे का वीडियो जा रहा है, लेकिन मैंने इसको बनाने में 3 घंटे दिए, अभी तक की सबसे बड़ी वीडियो में जो मैंने टाइमिंग दिया, लेकिन आपके सामने छोटे रूप में जा रही है। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी होगी मुझे, 1 मेथड और 2-3 डेफिनेशन। वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो आपके सामने जो मैंने सॉल्व किया है, ये आपका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उसे जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें सॉल्यूशन है, तो आप देख के बार बार रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स ही भरे हुए हैं इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।